नमस्कार। अभी हम लोग जयशंकर प्रसाद की चर्चित कविता आंसू पर चर्चा करेंगे। आंसू पर अपनी चर्चा हम लोग शुरू करें इससे पहले यह बताना जरूरी है कि यह 1926 ईस्वी की रचना है। कहा जाता है कि आंसू कामायनी की पूर्व पीठिका है, कामायनी की पृष्ठभूमि है। आंसू में कवि ने जिस तरह के काव्यात्मक अनुभूति को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया था, उसी का विस्तार कामायनी में दिखाई पड़ता है। यहाँ कविता किस रूप में हमें आगाह करती है? देखिए, कविता का शीर्षक है आंसू। आंसू यह व्यक्तिगत निहायत निजी पीड़ा है या यह आंसू एक बड़ी विश्व पीड़ा की अभिव्यक्ति है? हम इस आंसू को किस रूप में देखें? अमूमन हिंदी साहित्य में आंसू को निजी वैयक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का काव्य माना गया। इस कविता की शुरुआत ही होती है अतीत की स्मृति से। अब देखिए, छायावाद में अतीत का स्मरण इसलिए किया जाता है कि ताकि अतीत के आधार पर भारतीयों के अंदर एक गौरवबोध पैदा किया जा सके। लेकिन यहाँ अतीत की स्मृति स्वरों में हाहाकार पैदा करती है और हृदय में करुणा के भाव पैदा करती है। कवि कहता है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। वेदना असीम गरजती, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कलकल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। अब देखिए, यहाँ जो अतीत का स्मरण है, वह अतीत का स्मरण हमारे अंदर खिन्नता पैदा कर रहा, हमारे अंदर क्रंदन पैदा कर रहा। वह सुखद अनुभूति बनकर नहीं आ रहा, हमारे अंदर कोई गौरवबोध पैदा नहीं कर रहा। तो अतीत की स्मृति हमारे अंदर क्यों क्रंदन पैदा करती है, हमारे स्वरों में हाहाकार क्यों होता है, इसे जरा समझने की जरूरत है। इस कविता में जो सागर है वह मानव हृदय की जटिलताओं का प्रतीक है। लेकिन इन जटिलताओं के बीच कवि का ध्येय है आनंद की अनुभूति करना। अब इन जटिलताओं के बीच आनंद की अनुभूति का स्रोत क्या हो? अब देखिए, छायावाद के अन्य कवियों के स्वर से यहाँ कवि का स्वर भिन्न हो जाता है। यहाँ आनंद का स्रोत अतीत का स्मरण नहीं, यहाँ आनंद का स्वर सत्यान्वेषण है। देखिए, अतीत कवि के अंदर किस तरह का भाव पैदा करता है, इन पंक्तियों में भी आप इस बात को देख सकते हैं। आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी। देखिए, इससे पहले के अनुच्छेद में जो अतीत है, जो विस्मृत बीती बातें हैं, वो मानव सागर के तट पर लोल लहर की घातें पैदा कर रही हैं। यानी मनुष्य के जीवन में एक आलोड़न विलोड़न की प्रक्रिया पैदा कर रही है। और यहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कवि को अपनी ही आवाज़, अपना ही क्रंदन कहीं से प्रतिध्वनित होता हुआ आ रहा है। यानी उसके समय में चारों ओर क्रंदन व्याप्त है। अब इस क्रंदन से हम इस कविता के शीर्षक का रिश्ता बता सकते हैं। यहाँ अब जो आंसू है वह केवल वैयक्तिक पीड़ा कष्ट से नहीं निःसृत हो रही है, बल्कि वह अपनी ही पीड़ा को अपने आसपास की पीड़ा के साथ जोड़कर और द्विगुणित हो जा रही है। यानी कवि यहाँ पर अपनी वैयक्तिक और निजी पीड़ा को सामाजिक और वैश्विक बनाने में सफल हो जा रहा है। इस पीड़ा का, इस आंसू का स्रोत क्या है? प्रसाद की इस कविता में आंसू के दो स्रोत दिखाई पड़ते हैं। पहला स्रोत, गुलामी के जुए के तले पिस रहा भारत, उपनिवेशवाद के जुए से निकलने की छटपटाहट, क्रंदन,
या उसके अंदर हाहाकार पैदा कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इसे अपने जुए के तले पीस रहा है वह भी कोई आनंद की स्थिति में है। पूरी दुनिया विश्व युद्ध के बाद आहत है, पूरी दुनिया के अंदर चीख पुकार मची हुई है। अपनी पीड़ा को, भारत की पीड़ा को वैश्विक पीड़ा के साथ जोड़ता है। यानी यहाँ जो वेदना का स्वर है वह निजी व्यक्तिक से शुरू होता है, फिर वह सामाजिक अनुभूति का हिस्सा बनता है और फिर वह वैश्विक अनुभूति का हिस्सा बन जाता है। यानी वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और इस तरह से राष्ट्रीय के बाद वह वैश्विक अनुभूति का हिस्सा बनता है। आंसू इस पूरे अनुभूति के संजाल का प्रतीक है। इस रूप में कवि ने इसका यहाँ इस्तेमाल किया है। अब हम लोग इस के दूसरे पहलू की ओर आए। जैसा हम लोग जानते हैं और खुद प्रसाद ने बार बार इस बात को रेखांकित किया है, आनंद उनका काव्यादर्श है। आनंद की निष्पत्ति कैसे हो, आनंद की प्राप्ति कैसे हो। अब यहाँ आप इस सवाल खड़ा कर सकते हैं कि क्या ऐसी विषम परिस्थिति में आनंद की खोज पलायन है? नहीं। कवि कहता है कि आनंद की खोज पलायन नहीं है, आनंद की खोज का स्रोत सत्यान्वेषण है। अब सत्य का अन्वेषण, सत्य के प्रति उन्मुखता, यह अपने आप में आनंददायक है। यहाँ साध्य और साधन दोनों की सूचिता आनंद का स्रोत बन जाती है। कवि इस सत्यान्वेषण को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति में ढालने की कोशिश करता है और प्रसाद की यह कोशिश उन्हें अपने अन्य समकालीनों से अलग कर देती है। देखिए इस बात को किस रूप में कवि अभिव्यक्त कर रहा है। वह कहता है, जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी विभूति है ऐसी। देखिए बहुविध समस्याओं से घिरा हुआ है। जीवन की समस्या निरंतर जटिल से जटिलतर होती जा रही है। इस जटिल समस्याओं के बीच भी किसकी विभूति है जो फैली हुई है? यह विभूति सत्य के अन्वेषण की है। उस सत्य के अन्वेषण का जो ऐश्वर्य है, वह ऐश्वर्य कवि को संबल प्रदान करता है, उसकी आत्मा के अंदर संकल्पात्मक अनुभूति पैदा करता है, उसे धारण करने की प्रतिबद्धता पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि सत्य के प्रति निष्ठा की वजह से कवि को विफलता नहीं मिलती। विफलता सत्य के साधक को भी मिलती है। खुद आधुनिक समय में या प्रसाद के ही समय में कहें तो सत्य के सबसे बड़े अन्वेषी गांधी को बार बार विफलता मिलती है, लेकिन यह विफलता उनके अंदर कुंठा पैदा नहीं करती। जैसा प्रसाद के अंदर भी यह विफलता कुंठा नहीं पैदा करती, हताश नहीं करती। वह सुख दुख की अनुभूति से तटस्थ होकर चेतन आनंद का अनुभव कराती है, उस अनुभूत सत्य को संचारित करती है और राग विराग से परे होकर दिव्यता प्रदान करती है। यह कवि के लिए संतोष की विषय वस्तु है। यहाँ पर कवि को एक आत्मिक संतोष मिलता है। यह सत्यान्वेषण की ताकत है जो विषम स्थितियों में भी, विफलता की स्थिति में भी उसे कुंठित नहीं होने देती, हताश नहीं होने देती। इसलिए कवि एक ओर जहाँ समुद्र की ओर देखता है, वहाँ दूसरी ओर समुद्र के साथ वह अंतरिक्ष की ओर भी देखता है। यहाँ अंतरिक्ष किस चीज का प्रतीक बनकर आया है? यहाँ जिस तरह से समुद्र मानवीय जीवन और जटिलताओं से भरे मानव हृदय का प्रतीक बनकर आया है, उसी तरह से अंतरिक्ष इस जटिल ग्रंथिल उलझाव से मुक्ति का प्रतीक बनकर आया है। मानव जीवन में जो इतनी जटिलता भर गई है, इस जटिलता से मुक्ति के प्रतीक के रूप में अंतरिक्ष बार बार आया है। साथ ही अंतरिक्ष एक और आशय की ओर संकेत करता है। वह आशय क्या है कि कल्पना शक्ति के संसार को अथवा शुद्ध निर्बंध आनंद को पाया जा सकता है। अंतरिक्ष उसका प्रतीक बनकर भी आया है। वह शुद्ध निर्बंध आनंद का प्रतीक बनकर आया है। यानी कवि एक ओर जटिलता का वर्णन कर रहा है,
तो दूसरी ओर उससे मुक्ति और आनंद का भी बयान कर रहा है। इस कविता की जो मूल आत्मा है वह इन पंक्तियों में व्यक्त होती है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, यहाँ जो घनीभूत पीड़ा है वह कवि के स्मृति में लंबे समय से अटकी पड़ी हुई है। यानी पीड़ा कोई तात्कालिक वजह से नहीं पैदा हुई है, पीड़ा के बनने की भी एक लंबी प्रक्रिया है। और भारत, जयशंकर प्रसाद के समय का भारत 100 साल से ज़्यादा समय से गुलाम था, पददलित था। तो इसलिए जो भारत की पीड़ा है वह भारत की पीड़ा उस समय की तत्कालिक स्थितियों से नहीं उत्पन्न हुई है, बल्कि वह लंबे औपनिवेशिक शासन के दौरान संघनित हुई है। वही विषम स्थितियों को पाकर, यहाँ विषम स्थितियाँ क्या हैं? विषम स्थिति है स्वाधीनता आंदोलन का कमजोर पड़ जाना। हम देखते हैं 1926 का परिदृश्य क्या है। 1926 का परिदृश्य यह है कि प्रथम असहयोग आंदोलन को गांधी ने चौरा चौरी की हिंसा के बाद वापस ले लिया। 1922 में दंगे हो गए और गांधी अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जिस तरह से लोगों के भीतर स्वावलंबन का बोध पैदा करने का प्रयास कर रहे थे, लोगों को जिस तरीके से अपनी आत्मा के प्रति सचेत बना रहे थे, जिस तरह से स्वराज्य के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे थे, वैसा नहीं हो पा रहा था। तो यह विषम स्थिति थी। इस विषम स्थिति में ही जो घनीभूत पीड़ा थी वह घनीभूत पीड़ा आंसू बनकर अभिव्यक्त होती है। तो यहाँ पर कवि का जो निजी नितांत वैयक्तिक अनुभव है वह सार्वजनिक और वैश्विक अनुभूति में तब्दील हो जाता है। यह जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, यह रूपांतरण की प्रक्रिया बिना किसी शोर के, बिना किसी झंझावात के, एक गहरी आत्मीयता के साथ, अंतरंगता के साथ हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। अब यहाँ वैयक्तिक पीड़ा पूरी मानव जाति की पीड़ा को अपने साथ मिला लेती है, पूरी मानव जाति की पीड़ा के साथ तदात्मा स्थापित कर लेती है। कवि की यह काव्यगत उपलब्धि भी है और निजी उपलब्धि भी। आंसू को समझने के लिए इस काव्यात्मक रूपांतरण की प्रक्रिया को रेखांकित करना बहुत जरूरी है। आंसू के बारे में यह कहा जाता है कि इस कविता में कवि ने दर्शन को काव्यानुभूति के सांचे में ढालने का प्रयास किया है। लेकिन जब हम कविता को बारीकी से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ दर्शन की भी उत्पत्ति नितांत निजी दुखात्मक अनुभूति से होती है। यहाँ हम देखते हैं कि दर्शन कवि की निजी अनुभूति से पैदा होता है। कवि ने अपने निजी दुखात्मक अनुभूति को विश्व करुणा और विश्व प्रेम की दार्शनिकता में घुलाने का प्रयास किया है। ऐसा संभव है कि चूंकि देश काल की परिस्थितियां विषम हैं, उसके अनुकूल नहीं हैं, इसलिए अपने उस निजी दुखात्मक अनुभूति को उस विश्व करुणा में परिवर्तित करने में, रूपांतरित करने में कवि पूर्णतः सफल नहीं हो पाता हो। लेकिन कवि का यह प्रयास महत्वपूर्ण है। कवि की इन पंक्तियों को जरा देखें तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर कवि कितना परेशान है इस निजी अनुभूति को विश्व करुणा में तब्दील करने की प्रक्रिया में। वह कहता है, अपने आंसू की अंजलि आंखों में भर क्यों पीता, नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर है जीता। अब यहाँ पर अपने ही आंसू को खुद पीने की स्थिति आ रही है। यानी परिस्थितियाँ इतने विषम है कि आप अपने वेदना को, अपने हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसी बात को दूसरे शब्दों में कवि कहता है, दूसरे पद के द्वारा, सुख अपमानित करता सा जब व्यंग हंसी हंसता है, चुपके से तब
मत रो तू, यह कैसी परवस्था है। यानी यहाँ रोने की भी आज़ादी नहीं है, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने की भी आज़ादी नहीं है। जाहिर है यहाँ परवस्था का वातावरण इतना सघन, इतना जटिल और विषम है कि कवि अपनी निजी पीड़ा को भी, अपने वैयक्तिक दुख को भी अभिव्यक्त करने लायक वातावरण, परिवेश नहीं पा पाता। यह जयशंकर प्रसाद की काव्यात्मक संवेदना है, यह उनकी पीड़ा है। जिस पीड़ा को वे स्वर देने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से देखिए, कवि अपने स्वार्जित जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, अपने इस खुद के पराक्रम से अर्जित दर्शन की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ पर अनुभव की अराजकता से निकलकर वह आत्म उपलब्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। आंसू में यह जो आत्म संघर्ष और आत्मान्वेषण का स्वर है, यह नितांत निजी और विलक्षण है। संकेत नियति का पाकर तमसे जीवन उलझाए, जब सोती गहन गुफा में चंचल लट को छिटकाए। अब यह जो खुद को पाने का, खुद से साक्षात्कार करने का जो प्रयास है, यह प्रयास निजी भी है और लेकिन निजी होते हुए भी महान प्रयास है। और इस प्रयास को भी हम जरा गांधी के इस कथन से मिलाकर देखें। गांधी स्वराज्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि स्वराज्य तो सब हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में है, हम जब चाहें तब इसे पा सकते हैं। शर्त क्या है? अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने, उसको सुनने लायक सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करें और हमारी आत्मा जिसके शासन को स्वीकार नहीं करती, उसे नकारने का साहस अपने अंदर पैदा करें। अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमें स्वराज्य हासिल हो जाता है, फिर हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। कवि अपने नितांत निजी संघर्षों के द्वारा इसी तरह की आत्म उपलब्धि पाना चाहता है और अपनी आत्म उपलब्धि के द्वारा अपने पाठकों में प्रसारित करना चाहता है कि इस आत्म उपलब्धि की प्रक्रिया को कैसे संभव बनाया जाए। कविता यहाँ पर गहन गुफा में जाकर सो नहीं जा रही, वह उस गुफा से बाहर निकलने का प्रयास करती है और उस बाहर निकलने के प्रयास में ही वह सच्चे जीवन का आवाहन करती है। सच्चे जीवन का आवाहन करते हुए वह कहती है, इस स्वप्नमयी संस्कृति के सच्चे जीवन तुम जागो, मंगल किरणों से रंजित मेरे सुंदर तुम जागो। देखिए, यहाँ कवि सच्चे जीवन का आवाहन कर रहा है और जो सच्चा जीवन है वही सुंदर भी है। आपके पाठ्यक्रम में भी जो हिस्सा पढ़ना है, जरा उसकी इस पंक्ति को ध्यान दें। तुम से सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे इस मिथ्या जग के थे केवल जीवन संगी, कल्याण कलित इस मग के। देखिए, यहाँ जो सत्य है वह चिर सुंदर है, लेकिन वह चिर सुंदर तब होगा जब अपने देश काल परिस्थितियों में हम उस सत्य को परिभाषित करेंगे, उसे अपने आत्मा की अनुभूति का विषय बनाएंगे, हम उसे आत्मोपलब्ध करेंगे। इस आत्मोपलब्धि की प्रक्रिया को जयशंकर प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वे अपने काव्य का अंत जिन पंक्तियों में करते हैं, एक बार मैं उसे आपके सामने रखता हूँ। इस पूरे आंसू कविता का अंत करुणा के आवाहन से वे करते हैं। वे कहते हैं, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन से आंसू इस विश्व सदन में। यह विश्व सदन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पूरी दुनिया उनका घर बन जा रही है। वे कहते हैं कि भारत का जीवन तो सूखा है ही, औपनिवेशिक शासन ने तो उसे सूखा बना डाला है, लेकिन केवल भारत का जीवन सूखा नहीं है, सूखा विश्व का जीवन भी है। विश्व सदन भी वैसा ही सूखा है जैसा भारत है। तो विश्व सदन क्यों सूखा है? विश्व युद्ध की विभीषिका से। विश्व युद्ध की विभीषिका ने पूरी दुनिया के जीवन के स्रोत को सोख लिया है, निचोड़ लिया है। इसलिए जिस तरह से
भारत के जीवन शक्ति को उपनिवेशवाद ने निचोड़कर इसे सूखा बना डाला है, वैसे ही दुनिया की जीवनी शक्ति को विश्व युद्ध ने निचोड़कर उसे रीता कर दिया है, उसे सूखा बना डाला है। अब देखिए, यहाँ पर कवि आरंभ अपनी निहायत नितांत निजी वैयक्तिक अनुभूति से करता है, लेकिन उस नितांत निजी वैयक्तिक अनुभूति को वह सार्वजनिक और वैश्विक अनुभूति में तब्दील कर देता है। यह जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, यह जयशंकर प्रसाद के कवि को विराट रूप प्रदान करती है, एक महान कवि की श्रेणी में ले जाती है। इस अर्थ में देखें तो सत्याग्रह युग की चरम उपलब्धि जयशंकर प्रसाद के कवित्व में दिखाई पड़ती है, और आंसू इस दृष्टि से उनकी प्रतिनिधि रचना है। आंसू के पाठ को हमें इसी आलोक में पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।